30 जून 1908 रसिया के साइबेरिया में सुबह का समय था। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक घने जंगल थे, दलदली जमीन थी, न सड़कें थी न बड़े शहर। और उस समय तो आधुनिक दुनिया से संपर्क भी बहुत सीमित था। कुछ लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे और फिर अचानक आसमान बदलने लगता है। एक बेहद तेज रोशनी दिखाई देती है। एक विशाल आग का गोला आसमान में दौड़ता हुआ नजर आता है। लोगों को लगता है कि जैसे सूरज का कोई बड़ा टुकड़ा धरती की तरफ आ रहा हो। और फिर एक चमक होती है। उसके बाद एक ऐसी विस्फोटक लहर फैलती है जो हजारों वर्ग किलोमीटर के जंगल को तहस नहस कर देती है। पेड़ ऐसे गिरने लगते हैं जैसे किसी ने पूरे जंगल को एक साथ धक्का दे दिया हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, जो चीज ये तबाही मचा रही थी वो धरती तक पहुंचती ही नहीं है। वहां कोई विशाल क्रेटर नहीं बना, कोई बड़ा मेटेरोइड नहीं मिला, वहां कोई स्पेसशिप नहीं था। बस आसमान में एक विस्फोट होता है और पीछे छोड़ जाता है एक ऐसा रहस्य जिसे समझने में वैज्ञानिकों को दशकों लग जाते हैं। हम बात कर रहे हैं 1908 के टुंगुस्का इवेंट की। लेकिन टुंगुस्का की कहानी सिर्फ 1908 में क्या हुआ था इसकी कहानी नहीं है। असली कहानी है इतनी बड़ी तबाही जमीन से टकराए बिना कैसे हो सकती है। और उससे भी बड़ा सवाल, अगर यही घटना आज किसी बड़े शहर के ऊपर होती तो क्या होता। और यही से टुंगुस्का की कहानी सच में डरावनी हो जाती है। 30 जून 1908 की सुबह नासा के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार घटना लगभग सुबह 7:15 लोकल टाइम के आसपास हुई थी। हालांकि पुराने रिकॉर्ड्स में समय को लेकर कुछ वेरिएशन मिलता है। जगह थी साइबेरिया का रिमोट टुंगुस्का रिजर्व, यानी कि आज के रूस के क्रास्नोयार्स्क क्राई के इवेनकिस्की डिस्ट्रिक्ट के आसपास का रिजर्व। उस समय वहां की आबादी बेहद कम थी और शायद यही वजह थी कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोजन्स में से एक होने के बावजूद बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उस सुबह वहां मौजूद कुछ लोगों ने जो देखा उसे वो जिंदगी भर भूल नहीं सके। स्थानीय इवेंट की लोगों ने और दूसरे आई विटनेसेस ने एक बेहद चमकदार फायरबॉल की बात बताई। कुछ लोगों ने आसमान में तेज रोशनी देखी, कुछ ने ऐसा फ्लैश देखा जो सूरज से भी ज्यादा चमकीला महसूस हुआ। और फिर आया एक धमाका, इतना शक्तिशाली कि आसपास के लोगों में से कुछ जमीन पर गिर गए और कुछ जगहों पर बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा। ये शॉकवेव इतनी दूर तक गई कि सेस्मिक इंस्ट्रूमेंट्स ने भी उसे रिकॉर्ड किया। यानी ये कोई साधारण मेटेओर नहीं था, यह एक प्लानिटरी स्केल एटमॉस्फेरिक इवेंट था। लेकिन आखिर वो चीज थी क्या? और इसी क्वेश्चन के साथ ये कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आज हम जानते हैं कि स्पेस पूरी तरह खाली नहीं है। अर्थ लगातार कॉस्मिक डस्ट, छोटे रॉक्स और दूसरे छोटे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच से गुजरती रहती है। ज्यादातर इतने छोटे होते हैं कि एटमॉस्फेयर में आते ही जल जाते हैं। हम उन्हें रात के आसमान में शूटिंग स्टार्स की तरह देखते हैं। लेकिन कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होता है कि एटमॉस्फेयर उसे पूरी तरह रोक नहीं पाता। और शायद टुंगुस्का में यही हुआ। मॉडर्न साइंटिफिक एस्टिमेट्स के अनुसार टुंगुस्का ऑब्जेक्ट लगभग 50 से 100 मीटर के बीच हो सकता था। अब सुनने में ये शायद हमको ज्यादा बड़ा ना लगे, लेकिन स्पेस में लगभग 100 मीटर का पत्थर अगर कई किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा हो तो उसकी एनर्जी बहुत बड़ी हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, उसे जमीन तक पहुंचने की जरूरत भी नहीं होती। अब मान लीजिए एक बड़ा पत्थर स्पेस से अर्थ की तरफ आ रहा है। स्पेस में उसे रोकने वाला लगभग कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है उसे एक नई समस्या मिलती है, हवा। और वो हवा सामान्य हवा नहीं है। जब ऑब्जेक्ट इतनी तेज गति से उसमें घुस रहा हो तो ऑब्जेक्ट के सामने एटमॉस्फेयर अचानक कंप्रेस होने लगता है, प्रेशर बढ़ता है, ऑब्जेक्ट गर्म होता है और उसकी सरफेस टूटने लगती है। अब अगर ऑब्जेक्ट कमजोर या फ्रैक्चर्ड रॉक से बना हो तो वो एक ही सॉलिड पीस की तरह नीचे आने के बजाय टूटना शुरू कर सकता है। और ऑब्जेक्ट जितना नीचे आता है एटमॉस्फेयर उतनी ज्यादा डेंस होती जाती है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को हर सेकेंड ज्यादा रेसिस्टेंस मिलता है। और फिर एक पॉइंट आता है जब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर उस प्रेशर को संभाल नहीं पाता और वो आखिर में टूट जाता है। और फिर होता यह है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी एटमॉस्फेयर में तेजी से ट्रांसफर होने लगती है। टुंगुस्का को लेकर वैज्ञानिकों का सबसे मजबूत एक्सप्लेनेशन यही है
कि ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर में ही वॉयलेंटली फ्रेगमेंटेड होकर एयरब्रस्ट हुआ, यानी धरती पर इम्पैक्ट नहीं हुआ, आसमान में इम्पैक्ट की एनर्जी रिलीज हुई। और नासा के अनुसार एक्सप्लोजन लगभग 6 से लेकर 10 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास हुआ माना जाता है। हालांकि एग्जैक्ट एल्टीट्यूड और ट्रेजेक्टरी के एस्टिमेट्स मॉडल के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन आप सोचिए आसमान में कई किलोमीटर्स ऊपर एक विशाल एक्सप्लोजन होता है और वहां से एनर्जी चारों तरफ फैलती है। एक पावरफुल प्रेशर वेव एटमॉस्फेयर में दौड़ती है और जैसे जैसे वो जमीन तक पहुंचती है वो जंगल को हिट करती है। और यही वो मोमेंट था जिसने टुंगुस्का को इतिहास में दर्ज कर दिया। पेड़ टूटने लगे, लेकिन सिर्फ कुछ पेड़ नहीं, हजारों नहीं बल्कि लाखों पेड़। फील्ड सर्वेस ने बाद में दिखाया कि लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फॉरेस्ट फ्लैटन और स्कॉच हुआ था। कुछ साइंटिफिक रिकंस्ट्रक्शंस में लगभग 80 मिलियन ट्रीज के गिरने का अनुमान भी दिखाया गया है। और डिस्ट्रक्शन का यह पैटर्न रैंडम नहीं था। यही चीज वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। कई साल बाद जब वैज्ञानिक इस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब पैटर्न देखा। कई जगहों पर पेड़ एक ही दिशा में गिरे हुए थे, जैसे किसी जाइंट इनविजिबल वेव ने उन्हें एक साथ धक्का दिया हो। लेकिन एक्सप्लोजन के सबसे सेंट्रल हिस्से के आसपास कुछ पेड़ जमीन पर नहीं गिरे, वे खड़े थे। हालांकि उनकी ब्रांचेस टूट चुकी थी, बार्क तक कई जगहों पर स्टिफ हो चुकी थी। ये पेड़ किसी तरह के नेचुरल मार्कर्स बन गए थे। वैज्ञानिकों ने समझा कि एक्सप्लोजन इतना ऊपर हुआ था कि प्रेशर वेव का जियोमेट्री जमीन पर अलग अलग जगहों पर अलग इफेक्ट डाल रहा था। कुछ एरियाज में ट्रीज सीधे गिर गए, जबकि कुछ जगहों पर वे खड़े रह गए, लेकिन बुरी तरह डैमेज्ड थे। इस पैटर्न ने वैज्ञानिकों को एक्सप्लोजन के सेंटर और उसकी ताकत को समझने में मदद की। यानी जब मेटेरोइड नहीं मिला तो जंगल खुद एविडेंस बन गया। लेकिन अगर ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा था तो फिर क्रेटर कहाँ है? वहां कोई गड्ढा क्यों नहीं बना? यही टुंगुस्का का सबसे फेमस सवाल है। क्योंकि बेसिकली होता यह है कि जब कोई बड़ा एस्टेरॉयड जमीन से टकराता है तो वो एक क्रेटर बना सकता है, लेकिन टुंगुस्का में ऐसा कोई जाइंट इम्पैक्ट क्रेटर नहीं मिला। और इसका कारण ही पूरी घटना को समझने की है। ऑब्जेक्ट जमीन तक पहुंचा ही नहीं, वो एटमॉस्फेयर में टूट गया और उसकी एनर्जी हवा में रिलीज हो गई। इसलिए जमीन पर वैसा क्रेटर नहीं बना जैसा किसी डायरेक्ट इम्पैक्ट से बनता है। नासा के अनुसार बाद के इन्वेस्टिगेशंस में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल के माइक्रोस्कोपिक ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा निर्विवाद मेटेरोइड फ्रेगमेंट नहीं मिला जिसे सीधे टुंगुस्का ऑब्जेक्ट का हिस्सा साबित किया जा सके। और यही वजह थी कि लगभग पूरी 20वीं सेंचुरी में टुंगुस्का एक साइंटिफिक मिस्ट्री बना रहा। लेकिन अब यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। गाइस, ये घटना हुई थी 1908 में, लेकिन वैज्ञानिक वहां पहुंचे 19 साल बाद। पहली सक्सेसफुल साइंटिफिक एक्सपेडिशन 1927 में हुई। और इसके पीछे भी एक बहुत सिंपल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण वजह थी। जहां पर यह घटना हुई थी वो जगह बेहद रिमोट थी। घने जंगल थे, दलदली जमीन थी, कम इंफ्रास्ट्रक्चर थे, और ऊपर से रसिया उस दौर में वर्ल्ड वार फर्स्ट, रशियन रिवॉल्यूशन और सिविल वार जैसी बड़ी घटनाओं से गुजर रहा था। इसलिए वैज्ञानिक तुरंत वहां नहीं पहुंच पाए। सोवियत एकेडमी ऑफ साइंसेस से जुड़े मिनरलोजिस्ट और साइंटिस्ट लियोनिड कुलिक ने इस घटना की इन्वेस्टिगेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1921 में उन्होंने एरिया तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन साइट तक नहीं पहुंच सके। फिर कई प्रयासों के बाद 1927 में कुलिक और उनकी एक्सपेडिशन टुंगुस्का क्षेत्र तक पहुंची, और वहां जो उन्होंने देखा वो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। कुलिक को क्रेटर की उम्मीद थी। उनका शुरुआती विचार काफी सीधा था कि अगर कोई विशाल मेटेरोइड आया था तो शायद जमीन में एक विशाल क्रेटर होगा, शायद उसके अंदर मेटेरोइड के टुकड़े मिलेंगे, शायद कोई बड़ा आयरन मास मिलेगा। लेकिन जब एक्सपेडिशन वहां पहुंची तो क्रेटर नहीं था। उन्होंने डिप्रेशंस और लेक्स जैसी जगहों की जांच की, खुदाई की, सर्वे किए, लेकिन ऐसा कोई विशाल मेटेरोइड नहीं मिला जो घटना को सीधे एक्सप्लेन कर सके। इसके बावजूद उन्हें एक चीज साफ दिखाई दे रही थी, एक विशाल फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन पैटर्न। यानी एविडेंस मौजूद था, लेकिन एविडेंस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गायब था। जिस चीज ने सब कुछ किया वो खुद कहाँ गई? और यही टुंगुस्का मिस्ट्री बन गया। सोचिए, एक घटना के बाद आपके पास ये सब एविडेंस है। जंगल हजारों स्क्वायर किलोमीटर्स में गिरा हुआ है, पेड़ जले हुए हैं,
लोगों ने फायरबॉल देखा, शॉकवेव्स रिकॉर्ड हुई, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट देखे गए, लेकिन क्रेटर नहीं है और कोई बड़ा मेटेरोइड भी नहीं है। तो ऐसे में वैज्ञानिकों के सामने पॉसिबिलिटीज थी। क्या ये कॉमेट था, या एस्टेरॉइड था, या फिर कोई वोल्केनिक एक्सप्लोजन था? क्या ये कोई अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल इवेंट था, या कुछ और? समय के साथ कई थ्योरीज सामने आई। कुछ थ्योरीज साइंटिफिक थी, कुछ बेहद स्पेकुलेटिव। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस बढ़ी, एक एक्सप्लेनेशन सबसे मजबूत होती गई कि यह एक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट का एटमॉस्फेरिक एयरब्रस्ट था। और मॉडर्न रिसर्च में एस्टेरॉइड एक्सप्लेनेशन को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है। लेकिन आप सोचिए इस घटना से कितनी एनर्जी निकली होगी कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल तबाह हो गया। इंटरनेट पर टुंगुस्का की एनर्जी के बारे में बहुत सारे अलग अलग नंबर्स मिलते हैं। कुछ एस्टिमेट्स कई मेगाटन्स तक जाते हैं। कई स्टडीज में लगभग 10 से 20 मेगाटन्स के आसपास वैल्यूज प्रोमिनेंट रही है, जबकि ब्रॉडर मॉडलिंग में इसका सबसे बड़ा रेंज भी एक्सप्लोर किया गया। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि असल में ये कितने मेगाटन्स का एक्सप्लोजन था। हम इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं जानते, लेकिन फिर भी इतना बिल्कुल स्पष्ट है कि एनर्जी इतनी बड़ी थी कि लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा फॉरेस्ट को गिराने और जलाने के लिए पर्याप्त थी। और जब एस्टेरॉइड की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक जाइंट रॉक आता है जो सीधे अर्थ से टकराने वाला होता है। लेकिन टुंगुस्का हमें एक अलग रियलिटी दिखाता है कि एस्टेरॉइड को जमीन तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं होती। वो एटमॉस्फेयर में ही एक्सप्लोड होकर मैसिव डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकता है। और यही बात 2013 में एक बार फिर दुनिया ने देखी। रशिया के ही चेलियाबिंस्क के शहर के ऊपर एक लगभग 20 मीटर ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड हुआ। ये टुंगुस्का से बहुत छोटा था, फिर भी उसकी शॉक वेव से विंडोज टूट गई थी और लगभग 1500 लोग घायल हुए थे। उस इवेंट की एस्टिमेट एनर्जी लगभग 440 किलोटन्स थी। 1908 में एक बड़ा ऑब्जेक्ट रिमोट साइबेरिया के ऊपर एयरब्रस्ट हुआ था और 2013 में एक छोटा ऑब्जेक्ट पॉपुलेटेड रीजन के ऊपर एयरब्रस्ट हुआ। एक ने विशाल फॉरेस्ट गिराया तो दूसरे ने मॉडर्न सिटी के लोगों को घायल कर दिया। और दोनों हमें एक ही बात बताते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर शील्ड भी है और कभी कभी बैटल फील्ड भी। क्योंकि एटमॉस्फेयर छोटे ऑब्जेक्ट को बचा लेता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट पर्याप्त बड़ा हो तो एटमॉस्फेयर खुद उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को एक विशाल एक्सप्लोजन में बदल सकता है। और टुंगुस्का इस फेनामिनन का सबसे पावरफुल हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है। 1908 में जिस जगह एक्सप्लोजन हुआ था वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम थी। अगर आज कोई सिमिलर स्केल ऑब्जेक्ट किसी डेंसली पॉपुलेटेड सिटी के ऊपर एयरब्रस्ट करे तो कहानी बिल्कुल अलग हो सकती है। क्योंकि तब समस्या सिर्फ एक्सप्लोजन नहीं होगी, शॉक वेव होगी, फ्लाइंग डेब्रिस होगा। इससे बिल्डिंग्स के विंडोज टूट सकते हैं, फायर शुरू हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हो सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों के पास रिएक्शन करने के लिए बहुत कम समय हो सकता है। टुंगुस्का इसलिए सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, यह प्लानिटरी डिफेंस की कहानी भी है। हालांकि आज हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। 1908 और आज की दुनिया में यही डिफरेंस है। उस समय किसी को पता नहीं था कि कोई एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ आ रहा है। कोई ग्लोबल एस्टेरॉइड सर्वे नेटवर्क नहीं था, कोई मॉडर्न स्पेस टेलीस्कोप नेटवर्क नहीं था, कोई प्लानिटरी डिफेंस ऑफिस भी उस समय नहीं था। लेकिन आज की स्थिति काफी बेहतर है। वैज्ञानिक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को लगातार सर्च और ट्रैक करते हैं, उनकी ऑर्बिट कैलकुलेट की जाती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्यूचर में अर्थ के करीब आने वाला हो तो वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसका ट्रेजेक्ट्री क्या है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अर्थ कंप्लीटली सेफ है, क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा है। ऑब्जेक्ट्स छोटे हो सकते हैं और कुछ ऐसी डायरेक्शंस भी हो सकती है जहां से आने वाले छोटे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। और यही वजह है कि टुंगुस्का जैसी घटना आज भी साइंटिफिक वार्निंग की तरह देखी जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी ताकत टेक्नोलॉजी है, लेकिन कभी कभी टेक्नोलॉजी हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी दिखाती है। हमारा प्लैनेट कॉस्मिक एनवायरनमेंट में अकेला नहीं है। अर्थ हर समय स्पेस में ट्रेवल कर रही है और स्पेस में रॉक्स भी ट्रेवल कर रहे हैं। हम दोनों लगातार एक कॉस्मिक हाईवे शेयर कर रहे हैं। ज्यादातर समय कुछ नहीं होता क्योंकि स्पेस बहुत विशाल है, लेकिन कभी कभी दो रास्ते एक ही पॉइंट पर मिल जाते हैं और तब एक पत्थर जो कि अंतरिक्ष में शायद इनसिग्निफिकेंट दिखाई देता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करके
वो ही एक शहर जितने बड़े इलाके को प्रभावित कर सकता है। टुंगुस्का इसी रियलिटी का एविडेंस है। आज टुंगुस्का इवेंट को एक सेंचुरी से ज़्यादा समय गुजर चुका है। जंगल फिर से उग चुका है। आज सैटेलाइट इमेजेस से एरिया काफ़ी हद तक सामान्य साइबेरियन लैंडस्केप जैसा दिखाई देता है, लेकिन ज़मीन के नीचे और साइंटिफिक रिकॉर्ड्स में उस घटना की कहानी अभी भी मौजूद है। मॉडर्न सैटेलाइट्स ने उस रीजन की इमेजरी कैप्चर की है। लैंडसेट जैसे सैटेलाइट्स से आज हम उस जगह को स्पेस से देख सकते हैं। आज ऊपर से देखने पर ऐसा नहीं लगता जैसे कि 1908 में यहाँ एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ था जिसने हजारों स्क्वायर किलोमीटर के जंगल को गिरा दिया था। नेचर ने अपना काम कर दिया है। फॉरेस्ट वापस आ गया, लेकिन हिस्ट्री मिट नहीं सकी। 2016 में यूनाइटेड नेशन ने 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे घोषित किया, क्योंकि 30 जून 1908 को टुंगुस्का घटना हुई थी। और इस दिन का उद्देश्य लोगों को डराना नहीं है, बल्कि एस्टेरॉयड हैजर्ड्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और प्लानिटरी डिफेंस को समझना है। क्योंकि अगर हम किसी कॉस्मिक थ्रेट को समझते हैं तो उसके लिए तैयारी करने की संभावना भी बढ़ जाती है। चलिए आज की कहानी को यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।